हेलो फ्रेंड्स, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स, जिसमें अब हमारा लास्ट चैप्टर जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स। टॉपिक है हमारा वेस्टफाल बैलेंस। अब सबसे पहले तो ये चैप्टर का नाम समझते हैं हम कि ये चैप्टर का नाम क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, बिकॉज अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसमें आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रूड ऑयल के बारे में देखा, उसके बाद आपने ड्रिलिंग किया। ठीक है, ड्रिलिंग करने के बाद उसको रिकवर किया, रिकवर के बाद आपने उसको ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट के बाद आपने उसको डिस्टिलेट किया, डिस्टिलेट करने के बाद उसके ऊपर अलग अलग ट्रीटमेंट्स की। ठीक है, ट्रीटमेंट्स करने के बाद आपने उसको पेट्रोल और डीजल जो भी है वो व्हीकल में यूज़ करने के लायक सब बना दिया। और लुब्रिकेटिंग ऑयल्स के अंदर भी अब फिर पेट्रोल डीजल उसमें एडिटिव्स डाले। उसी तरीके से लुब्रिकेटिंग ऑयल जो था और ग्रीस जो था उसके बारे में भी आपने देखा, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके एडिटिव्स, सबके बारे में आपने स्टडी किया। अब ये जो भी है हमारा फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हमने देखी, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पॉनिफिकेशन नंबर, क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट, अब ये जो भी है ये सब जैसे हम कहते हैं कि 10W30, ठीक है, ये ग्रेड का लुब्रिकेटिंग ऑयल होना चाहिए। ठीक है, 10W40 होना चाहिए, 5W30 होना चाहिए, 80W90 होना चाहिए गियर ऑयल। तो ये कैसे, हम किस तरह से मेज़र कर सकते हैं? जिस तरीके से जो दूध वाला होता है उसके पास जो दूध देने का जो यूनिट वाला जो कैलिब्रेटर होता है, यानी कि जिसके ज़रिए वो देता है जो कंटेनर के थ्रू, तो वो छोटा सा कंटेनर जो होता है वो 500 ml का होता है। ठीक है, लेकिन वो 500 ml ही है, वो कैसे हमको पता चलेगा? हो सकता है वो कम भी हो और हो सकता है वो ज़्यादा भी हो। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस तरीके से हम बोल रहे हैं कि पानी की बोतल भरी हुई दी है दुकान में से, तो वो पानी की बोतल 1 लीटर बोला है, तो वो 1 लीटर कैसे हम कह सकते हैं कि ये 1 ही लीटर है? ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक यूनिट कैलिब्रेटर है। यूनिट कैलिब्रेटर यानी कि हम कहीं वेट जो भी है कहीं पे वज़न कराने के लिए खड़े हैं, तो वज़न कराने के लिए खड़े उसने बताया कि हमारा जो वेट है वो 55 किलो है। तो जो 55 किलो जो वेट हुआ है 55 kg, ओके, तो वो जो 55 किलो वेट है वो किस तरीके से पता चला? वो जो मशीन है, ठीक है, उसके अंदर ऐसा तो कैसा कैलिब्रेशन किया हुआ है कि उसके ऊपर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स और ये जो वेट आएगा तब वो इतना वेट बताएगा। ठीक है, जिस तरह से इसको थोड़ा डीप में समझते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे यहाँ पे 220 से लेके 240, ठीक है, उसके आसपास हमारे वहाँ पे वोल्टेज सप्लाई किए जाते हैं। अब ऐसा कैसा, हमको किस तरीके से पता चला कि 220 से 240 से सप्लाई किया जाता है? जैसे हमारा ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर 80 से लेके 130 तक, ये किस तरीके से? हार्ट बीट 72, हाँ चलो वो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब ये चीज़ है कि क्लाउड पॉइंट, पावर पॉइंट, अब जैसे कि हमारे पास थर्मोमीटर है तो वो थर्मोमीटर ने बताया कि 32 डिग्री, तो ऐसा कैसा हम मान लें कि ये थर्मोमीटर ने जो भी बताया वो सच बताया है? क्योंकि थर्मोमीटर जो भी है वो अपने हिसाब से भी रीडिंग बता सकता है ना। थर्मोमीटर ने अपना खुद का रीडिंग बता दिया हो तो भी कैसे हम मान लें? यानी कि वो थर्मोमीटर भी गलत हो सकता है। जिस तरीके से हम टायर में हवा पुराने गए, तो टायर में हवा पुराने गए जो भी, ठीक है, यानी व्हील में, तो अब यहाँ क्या है कि जो हवा पूरी हमने, तो वो हवा जो भी अब लिखा है हमने 35 PSI, लेकिन वो 35 PSI अब उसके कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, या तो हमने जो डिकोडिंग किया वही गलत हो, तो वो 35 PSI हो सकता है 70 PSI के आसपास भी हो जाए। यानी कि हम जो भी कैलिब्रेशन करते हैं उसका मेज़रमेंट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, ये आज का हमारा चैप्टर है कि जो हमको अब समझना है कि कैलिब्रेशन और मेज़रमेंट किस तरीके से किया जाता है। ये सबसे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स के लिए, कि चाहे कहीं पे भी कुछ भी लिखा हुआ हो, जिस तरीके से एक कंटेनर है,
वो कंटेनर के ऊपर लिखा है 50 लीटर, लेकिन ये 50 लीटर है वो हम कैसे कह सकते हैं? ठीक है, बहुत सारे इस तरीके से भी स्टेटमेंट देते हैं कि भाई ये कंटेनर की साइज़ इतनी है ना, तो ये कंटेनर की साइज़ वो 50 लीटर के लिए ही होती है। लेकिन वो कंटेनर की साइज़ डिज़ाइन किस तरीके से हुई? जिस तरीके से आपने देखा होगा सिलेंडर जो है उसका क्यूबिक कैपेसिटी कैसे होता है कि π/4 d² L, π/4 d² L। तो π/4 d² L के हिसाब से जो उसकी क्यूबिक कैपेसिटी फाइंड की जाती है, और उसके हिसाब से हम एक जस्टिफिकेशन लेते हैं। क्या जस्टिफिकेशन लेते हैं? कि जो सिलेंडर है उसके अंदर इतना वॉल्यूम मैक्सिमम कवर हो सकता है एयर फ्यूल से। लेकिन वो कैसे? तो कि हमारे पास एक इक्वेशन था π/4 d² L, यानी कि πr² भी हम ले सकते हैं। लेकिन ये π/4 क्यों लिया, ये d² क्यों लिया और ये L क्यों लिया? क्यों L² नहीं लिया? तो इसी तरह यहाँ पे जो भी हम फ्यूल और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में अब हम यहाँ पे आगे स्टडी करते हैं और उसको देखते हैं कि किस तरीके से आगे वेस्टफॉल बैलेंस के अंदर समझना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वेस्टफॉल बैलेंस, जिसके ऊपर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। वेस्टफॉल बैलेंस स्पेसिफिक ग्रेविटी, फ्यूल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसको मेज़र करने के लिए वेस्टफॉल बैलेंस का यूज़ होता है। अब ये जो वेस्टफॉल बैलेंस है इसके यहाँ पे सभी इक्विपमेंट्स के नाम दिखाए हुए आप देख सकते हो। लेफ्ट साइड सबसे टॉप से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से, ठीक है। बाई साइड से बैलेंसिंग एडजस्टर है पहले, उसके नीचे ब्रैकेट है। ये जो ब्रैकेट होता है वो अप डाउन होता रहता है। जो उसके नीचे जो लॉक स्क्रू है वो उसको क्या करता है? प्लस माइनस करता रहता है। नीचे की तरफ क्या है? हॉरिजॉन्टल ट्रिम दिया हुआ है। सामने की तरफ हम नीचे की तरफ से शुरू करते हैं, राइट साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन से। तो नीचे की तरफ हम देखें तो एक ग्लास मेजरिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेजुएटेड सिलेंडर, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ये आपको याद रखना है। इसको कभी भी हमको यहाँ जो लिखा है ग्लास मेजरिंग, यानी इसको हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर कहते हैं। कॉनिकल ग्लास या तो सिलिंड्रिकल ग्लास नहीं कहेंगे, इसको हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर कहते हैं बिकॉज ये बोरोसिलिकेट से बना हुआ होता है। इसके अंदर एक लटकाया हुआ एक प्लम्ब होता है। प्लम्ब यानी जिस तरीके से ये एक फ्लोट होता है जो अंदर क्या रहेगा? तैरता रहेगा। वो अंदर की तरफ क्या करता रहता है? तरता रहता है, यानी तैरता रहता है। इसके ऊपर एक प्लेटिनम की फिल्म होती है, प्लेटिनम। अब प्लेटिनम आपको पता होगा कि जिसको हम सफ़ेद सोना कहते हैं, प्लेटिनम को हम क्या कहते हैं? वाइट गोल्ड। अब यानी कि ये जो चीज़ है जिसके अंदर प्लेटिनियम फिल्म ऐड की गई है, प्लेटिनम यानी वो सोने की जो प्राइस होती है उससे भी शायद दुगना होती है, उससे नियरेस्ट 2 टाइम्स ग्रेटर। दैट मीन्स अगर 10 ग्राम गोल्ड अभी के हिसाब से 50,000 है तो 10 ग्राम प्लेटिनम 1 लाख या तो 1,10,000 के आसपास रहेगा। बाद में ऊपर आप देख सकते हो थर्मोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब वो थर्मोमीटर जो है यहाँ पे जो लिया हुआ है थर्मोमीटर, वो मर्क्यूरी थर्मोमीटर नहीं है। अगर आपको थर्मोमीटर के अंदर कहीं पे भी रेड कलर दिखाई दे, आप देख सकते हो यहाँ थर्मोमीटर जो है उसमें रेड कलर दिख रहा है और ये थर्मोमीटर एंगल पे बैंड किया हुआ है। तो ये जो भी थर्मोमीटर है जिसको हम मिथेनॉल थर्मोमीटर कहते हैं। ऐसे थर्मोमीटर को हम कौन सा थर्मोमीटर कहते हैं? मिथेनॉल थर्मोमीटर। ये आपको याद रखना है कि जो भी थर्मोमीटर जिसके अंदर रेड कलर हो, ना कि सिल्वर कलर हो। सिल्वर कलर वो किसके लिए? मर्क्यूरी के लिए होता है। लेकिन यहाँ कौन सा कलर है? तो क्या? रेड कलर। तो ये जो रेड कलर होता है वो मिथेनॉल वाला होता है, यानी मिथेनॉलिक थर्मोमीटर है। मिथेनॉल थर्मोमीटर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये जिस तरीके से मर्क्यूरी है तो उसको चढ़ने में, यानी उसको पिघलने में, उसको मेल्ट होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से थर्मोमीटर आपने देखा होगा जब आप हॉस्पिटल जाते हो, कोई भी बीमार होता है तो उसके हाथ में या कहीं से भी जब टेम्परेचर मेज़र किया जाता है तो लॉन्ग टाइम तक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड से 35 सेकंड तक हमको उसमें रखना पड़ता है। 30-35 सेकंड तक हम नॉर्मल उसको रखते हैं, तब जाके वो थर्मोमीटर थोड़ा सा प्लस माइनस दिखाता है।
ठीक है। और अगर हमको परफेक्ट चाहिए तो और एक दो बार हमको उसको चिकुनना पड़ता है, वापस हम लगाते हैं, तब जाके 1-2 मिनट बाद हमको अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। जबकि मिथेनॉल थर्मोमीटर क्या है कि वो माइनर टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा उसको भी कैच कर लेगा और तुरंत उसमें क्या आ जाएगा, फ्लक्चुएशन दिखा देगा। ये सबसे अच्छी बात होती है किसके लिए, तो क्या मिथेनॉल थर्मोमीटर के लिए। उसके बाद आप देख सकते हो ऊपर की तरफ बीम दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो बीम है जिसको हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं, जो आप पढ़े होंगे मैकेनिकल अप्लाइड मैकेनिक्स में, कि अगर कोई ऐसी चीज़ जिसको एक साइड से टंगाई हुई हो और दूसरी साइड से खुली हो, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो ये जो स्केल है, जो बीम है, उसमें क्या है, एक साइड उसको जॉइंट किया हुआ है, किसके साथ, तो कि ग्रेविटी नट से। और दूसरा जो एंड है वो किससे, तो कि यहाँ आप देख सकते हो जो दूसरा एंड है वो खुला है, यानी इसको हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं। ऐसे बीम को हम क्या कहते हैं, कैंटिलीवर बीम। यानी अब आपको वेस्टफॉल बैलेंस जो है उसके इक्विपमेंट्स के बारे में पता चल गया। लेफ्ट साइड टॉप में जो है उसको हम बैलेंसिंग एडजस्टर कहेंगे, ठीक है, वो बैलेंस एडजस्ट करने के लिए है। उसके नीचे जो दिया हुआ है वो ब्रैकेट है, उसके नीचे लॉक स्क्रू दिया हुआ है, उसके नीचे हॉरिजॉन्टल ट्रिम दिया हुआ है, यानी कि वो बैलेंस करने के लिए। राइट साइड नीचे की तरफ ग्लास मेजरिंग दिया हुआ है जिसको हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर कहते हैं। उसके अंदर प्लम दिया हुआ है जो फ्लॉट है, फिर प्लेटिनम की फिल्म लगाई हुई है उसके अंदर, और फिर टेम्परेचर यानी थर्मोमीटर दिया हुआ है। टेम्परेचर थर्मोमीटर यानी कि जो थर्मोमीटर है वो क्या है, तो कि टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यहाँ पे मिथेनॉल थर्मोमीटर का यूज़ किया हुआ है। बाद में ग्रेविटी नट दिया हुआ है और बीम दिया हुआ है। और बीम पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्केल्स डिनोमिनेट की हुई है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हो वेट लगाया हुआ है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे। अब इससे आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो वेस्टफॉल बैलेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्टफॉल बैलेंस के बहुत सारे पिक्स दिए हुए हैं साइड में। अब वेस्टफॉल बैलेंस इज ऑल्सो नॉन एज द मोर बैलेंस। ये मोर बैलेंस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये मोर नाम का जो साइंटिस्ट था उसने ये इन्वेस्टिगेट किया है, जिसकी वजह से इज़ अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग अ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए किसका यूज़ होता है, तो कि वेस्टफॉल बैलेंस। ये वेस्टफॉल बैलेंस की जो खुद अपने हिसाब से बैलेंसिंग के थ्रू वो उसकी डेंसिटी जस्टिफाई करता है। आप यहाँ पे पिक में देख सकते हो वेस्टफॉल बैलेंस की इमेज दी हुई है यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे कि अ वेस्टफॉल बैलेंस ऑपरेट्स बाय सस्पेंडिंग अ ग्लास ट्यूब। वो जो सामने जो ग्लास ट्यूब है आप देख सकते हो यहाँ पे, जिस तरीके से यहाँ जो पहली जो इमेज थी उसके अंदर आपने देखा था ये प्लम्ब है, तो वो जो प्लम्ब है वो अंदर की तरफ इस तरीके से है और अंदर हमने क्या रखा हुआ है, फ्यूल रखा हुआ है। अब जो भी फ्यूल रखा हुआ है उसके हिसाब से क्या होगा कि वो यहाँ पे वो स्केल के हिसाब से हम उसको बैलेंस करेंगे, और जैसे हम उसको उसके अंदर डालते हैं प्लम्ब में, तो वो अपने हिसाब से क्या हो जाता है, वो अपनी साइज़ जो है वो अपना जो बैलेंस है उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। और उसके बाद वो हमको वहाँ पे क्या देता है, रीडिंग प्रोवाइड करता है। वो हमको वहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है, रीडिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्टफॉल बैलेंस। ये इमेज ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे आप जो देख रहे हो, क्योंकि ये ऊपर का जो सेगमेंट है वहाँ पे आपको स्केल और सब दिख रहा है। वेस्टफॉल बैलेंस वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय जर्मन केमिस्ट कार्ल फ्रेडरिक्स मोर, यानी इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोर बैलेंस भी कहा जाता है। इन 1832 मॉडिफिकेशंस वर मेड बाय द गुड डॉक्टर वेस्टफॉल, इसलिए इसको अब क्या कहा जाता है, वेस्टफॉल बैलेंस भी कहा जाता है। और ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में होता है, जो हम बॉक्स आगे की तरफ देखते हैं, और ये प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे किस तरीके से इसको प्रैक्टिकल करना है। इसके अंदर इतनी चीज़ चाहिए हमें, अब देख सकते हैं यहाँ पे सभी चीज़ें।
देख सकते हो शांति से सभी चीज़ें ऊपर दिखाई हुई है यहाँ पे, किस तरीके से इसको रखना है और किस तरीके से इसको लटकाया जाता है। आप आगे की फिगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से रखा गया था। और इस फिगर में आप देखोगे उसके सभी इक्विपमेंट्स यहाँ पे दिए हुए बॉक्स में, ठीक है। ये रहा हमारा वेस्ट फॉल। अब इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो दोनों एंड है, वो दोनों एंड जो भी है वो दोनों एंड एक दूसरे के साथ अटैच होने चाहिए। अटैच यानी एक दूसरे की लाइन में आने चाहिए। अगर वो दोनों एक दूसरे की लाइन में, उसका मतलब है अब वो मेज़र करने के लिए रेडी है। बाद में जैसे हम यहाँ पे स्केल जो है वो बैलेंस करेंगे और उसके बाद जैसे हम उसको डालते हैं उसके अंदर, उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि अब ये जो है वो इतना, अगर वो डाउनवर्ड हो रहा है या तो अपवर्ड हो रहा है तो वो उसके क्या दिखाएगा, डेंसिटी दिखाएगा और स्पेसिफिक ग्रेविटी जस्टिफाई करेगा, ठीक है। यानी यहाँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से वेस्टफॉल बैलेंस वर्क करता है। यहाँ आप देख सकते हो दूसरी फिगर है जिसके अंदर भी इस तरीके से बल्ब में रखा हुआ है और वेस्टफॉल बैलेंस है। बाजू की तरफ जो है वो क्या है, बीम है। और ये जो आप देख रहे हो बीच में इस तरीके से जो वेट लगाया हुआ वो इसको क्या है, क्योंकि और बैलेंस करने, कभी कभी क्या होता है कि वो खुद बैलेंस नहीं हो पाता उसके सेंटर से, तो उसको इस तरीके से रख के क्या करना पड़ता है, हमको बैलेंस करना पड़ता है। और एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर में प्लब रखा हुआ है जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, खुद अपने हिसाब से बैलेंस हो रहा है। अब अभी तक हमने जो भी देखा वेस्टफॉल बैलेंस, जिसके अंदर ये फिगर में आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। यहाँ लेफ्ट साइड आप देखोगे तो क्या है, क्योंकि लेफ्ट साइड जो है उसमें आप देखोगे तो दोनों एंड जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, दोनों एंड्स। और यहाँ पे हम बैलेंसिंग वेट देख सकते हैं जो बीम के ऊपर दिए हुए है। बीम के ऊपर जो बैलेंसिंग वेट है जिसके ज़रिए हमको समझ में आ रहा है कि कौन से एंड, जिस तरीके से यहाँ 7 पे रखा हुआ है, ठीक है। सामने की तरफ जो ब्लॉब है, यानी कि सामने की तरफ राइट साइड जो ब्लॉब है वहाँ से वो नीचे की तरफ एक थ्रेड जा रहा है। वो थ्रेड कहाँ जा रहा होगा, तो क्या हम कह सकते हैं वो ग्रेजुएटेड सिलेंडर की तरफ जा रहा होगा। यानी कि यहाँ हम देख सकते हैं एक चीज़ कि जो ये है वेस्टफॉल बैलेंस, इस तरीके से ये जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ये मेज़र करके देता है, इस तरीके से पावर पॉइंट, क्लाउड पॉइंट वो पेंस्की मार्टिन करके देता है, ठीक है। बाद में स्पॉनिफिकेशन नंबर, बाद में फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, ठीक है। बाद में 10W30, 5W40, ये सब किस तरीके से मेज़र होते हैं, ये सब। अब अभी तक आपने जो भी स्टडी किया फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स, यहाँ आपका चैप्टर जो है ये लास्ट चैप्टर शुरुआत हो रही है। पहला पार्ट हमने देखा कि वेस्टफॉल बैलेंस सबसे पहला इक्विपमेंट, ठीक है। लेकिन अब अभी तक आपने जो भी स्टडी किया वो सब आपको डेली रीड करना पड़ेगा और स्टडी करना पड़ेगा, तो ही आपको अच्छे से अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इस बार लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे आप आके पढ़ नहीं सकते और घर पे आपको पढ़ने का है, जिसकी बदौलत आपको ये सब जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छा रीड करना पड़ेगा। जितना आप अच्छे से रीड करोगे, जितना अच्छे से स्टडी करोगे, तो आप GTU में और कॉलेज एग्ज़ाम जो भी रहेगी उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और यही आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा। अब और एक चीज़ है जिसके बारे में हमको फोकस करना है कि जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स जो होंगे वो पेंस्की मार्टिन के ऊपर आएंगे, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, बाद में पावर पॉइंट, ठीक है, फ्रीज पॉइंट यानी क्लाउड पॉइंट, स्पॉनिफिकेशन नंबर, टॉक्सिसिटी, एसिडिक नंबर, ये सब के ऊपर हमारे नेक्स्ट लेक्चर आने वाले। जो भी आपको प्रैक्टिकल्स दिए जाएंगे वो प्रैक्टिकल्स आपको डेली लिख के देने हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स आने वाले तो वो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे यहाँ पे। जो स्टूडेंट्स नहीं आए तो वो लोग घर पे भी प्रैक्टिकल लिखते रहना और उसके PDF जो भी है उसको सेंड करते रहना और उसकी खुद एक फ़ाइल बनाना, जिसके ज़रिए सबमिशन जो भी होगा उसके दौरान आपकी वो फाइल आप अच्छे से शो कर पाओ। क्योंकि सबमिशन के दौरान आपको जो आपकी फ़ाइल है वो भी आपको दिखानी पड़ेगी। तो वो जो भी प्रैक्टिकल्स आपको दिए जाएंगे वो प्रैक्टिकल्स आपको सबमिट करवाने हैं और PDF भी उसकी जनरेट करके आपको ग्रुप में डालनी पड़ेगी। यानी आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे हम
कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।